नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, एकदम तंदुरुस्त हैं और एकदम जबरदस्त और शानदार हैं। तो सभी प्यारे साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से आ जाएंगे, क्लास के साथ जुड़ जाएंगे सभी प्यारे बच्चे और क्लास को कर रहे हैं हम लोग शुरू। ठीक है, तो भाई सभी प्यारे साथियों को मेरी आवाज आ रही होगी, सभी प्यारे बच्चे मुझे सुन पा रहे होंगे और वीडियो भी बिल्कुल सही चल रही होगी, ऐसी मैं करती हूँ उम्मीद। तो अपना हाल चाल भी आप लोग बता सकते हो, बढ़िया बढ़िया सी मुस्कुराती हुई, हंसती खिलखिलाती हुई इमोजीज बनाकर, या फिर आप थम्स अप कर कर भी आप लोग बता सकते हो कि मैडम जी हम तो एकदम बढ़िया हैं, तुम अपनी सुनाओ। तो अपनी मैं क्या सुनाऊंगी भाई, मैं भी तुम्हारी जैसी हूँ, एकदम बढ़िया हूँ और एकदम मस्त हूँ। ठीक है, चलो तो आ जाएं, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कल की क्लास में मैं आपको विटामिन्स के बारे में कुछ बता रही थी। मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन्स होती हैं वो दो तरीके की है, पानी में घुलने वाली और वसा में घुलने वाली। हमने पिछली क्लास में वसा में घुलने वाली विटामिन और विटामिन सी के बारे में बात करी थी। अगर हम बात करते हैं वसा में घुलने वाली विटामिन की, तो ये चार थी जो मैंने ट्रिक से आपको बताई थी। कीड़ा, तो ये जो कीड़ा था इसी को एक एक करके हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब कीड़े में हमने के कर लिया था, ई कर लिया था, हमारी बात चल रही थी प्यारे बच्चों डी के साथ। तो आ जाएंगे भाई विटामिन डी के बारे में करते हैं बात। तो कहीं यहीं से कहानी शुरू कर दी जाए, विटामिन डी से। विटामिन डी जो होती है, आप सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, बहुत अच्छी अच्छी शक्लें आप लोग भेज रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सी इमोजीज भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे देखकर। कई के चेहरे लाल लाल टमाटर जैसे हैं, कई के चेहरे ऐसे जैसे पीलिया हो गया हो, कई के चेहरे है ही नहीं, अंगूठा दिखा रहे हैं। तो भाई बहुत बढ़िया लगा देखकर, ये वेरिएशन तुम्हारे अंदर जो आ रही है, ये जो विभिन्नताएं तुम में देखने को मिल रही है ना मुझे, तो बहुत ही शानदार है। और ये विभिन्नताएं किसके कारण आती हैं हमारे शरीर में, डीएनए के कारण। ठीक है, आप प्यारे बच्चों ये जो विटामिन डी है, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है। कल मैं आपको इस बात को बता चुकी हूं, तो देखती हूँ चीटिंग कोई नहीं करेगा भाई, जिसने चीटिंग करी उसको पाप लगेगा। तो जल्दी से बताओ बिना कॉपी में देखे कि विटामिन डी का केमिकल नेम मैंने तुम्हें कल क्या बताया था। भाई इस विटामिन का रासायनिक नाम बताओ, देखती हूँ तुम कितना पढ़ते हो। इस विटामिन का रासायनिक नाम मुझे यहाँ पर बताकर चलोगे, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे बात करूंगी। ये जो विटामिन है ना, इसके अल्पता रोग कौन से होते हैं, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो विटामिन डी की कमी जब हमारे शरीर में हो जाएगी तो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन सी होगी, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन सी होगी भाई। जब हमारे शरीर में विटामिन डी कम हो गई तो क्या होगा, विजय बोल रहे हैं कैल्सीफेरोल, बहुत बढ़िया। तो भैया कैल्सीफेरोल, अंकित भी बोल रहे हैं। तो बहुत से बच्चे हैं जिनका मुझे कमेंट दिखने लगा है कैल्सीफेरोल, बिल्कुल सही बात। तो भाई यहाँ पर इसका नाम होता है कैल्सीफेरोल। तो आपने बहुत अच्छे से करी पढ़ाई, इसीलिए आपको मिलता है एक लड्डू खाने के लिए, आप खा सकते हो इस लड्डू को। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। भाई जब कैल्शियम, ये जो आपकी विटामिन डी है हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो एक बीमारी हो जाएगी। उस बीमारी का, एक बीमारी नहीं कई बीमारियां, उन बीमारियों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो पहले नंबर पर होता है रिकेट्स, जो कई बार बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। रिकेट्स जिसको बोलते हैं सूखा रोग, तो पेपर में आएगा कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आप बताएंगे विटामिन डी जब हमारे शरीर में कम होती है तो होता है सूखा रोग। तो क्या सूखा रोग मैडम हर किसी में हो सकता है क्या, किसी में भी हो जाएगा क्या, तो हम कहेंगे नहीं प्यारे बच्चों, सूखा रोग केवल बच्चों में होता है। विटामिन डी की कमी जब बच्चों में हो जाएगी तो ये बीमारी जो है सूखा रोग केवल बच्चों में होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, ओनली इन चिल्ड्रन। तो पेपर में प्रश्न आता है कि जो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, तो आप बताएंगे रिकेट्स होती है, सूखा रोग होती है। इसमें बच्चों की हड्डियां ऐसे मुड़ जाती हैं, तो बच्चों की हड्डियों से संबंधित ये बीमारी होती है, क्योंकि विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए ही सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, तो इससे जितनी भी बीमारियां होंगी, इसकी कमी से जितनी बीमारियां होंगी उनमें हड्डी ही प्रभावित होती है। तो विटामिन डी को हम हड्डी वाली विटामिन भी कह सकते हैं, या हमारी हड्डियों के लिए अच्छी विटामिन है ये।
ठीक है। तो पहली बीमारी तो हो गई रिकेट, सूखा रोग, बच्चों में होता है, बच्चों की हड्डियां ऐसे मुड़ जाती हैं। दूसरी बीमारी कौन सी है? दूसरी बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस भाई दूसरी बीमारी है। अस्थि भंगुरता बोलते हैं जिसको, अस्थि भंगुरता। तो ये बीमारी भी किसके कारण होती है? आप बताएंगे, विटामिन डी के कारण। अस्थि भंगुरता मतलब अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ये हड्डियों से संबंधित भी विटामिन है, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं बेटा, ये है अस्थि भंगुरता, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, या अस्थियों में छिद्र हो जाते हैं कई बार, ऐसा भी लिख सकते हो। हमारी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि हड्डियों में पोर्स भी हो जाते हैं, तो ये होता है वीकनेस ऑफ बोन, वीकनेस ऑफ बोन। तो जब हमारे शरीर में हमारी हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, उसी को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं भाई? ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि भंगुरता। और तीसरी बीमारी जो होती है, ये होती है ऑस्टियोमिलेटिस, ऑस्टियोमिलेटिस। ठीक है, मिलेटिस तीसरी बीमारी है, ऑस्टियोमिलेटिस। इसको बोलते हैं अस्थि क्षीणता। ठीक है, अस्थि क्षीणता, यानी इसके अंदर भी हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं, बेसिकली कमजोरी होती हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द। जो हड्डियां हैं हमारी, जब हम उठते हैं बैठते हैं तो हड्डियों से आवाज आती है और जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, और हड्डियों से आवाज आती है, हड्डियों से आवाज आना, जब आप उठोगे एकदम से कुर्सी से तो हड्डियों से आवाज आएगी, कड़क की आवाज, जैसे हड्डी टूट गई हो, ऐसी आवाज आएगी। ठीक है, तो पेन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में पेन होता है हमारे, जो हमारे पास जॉइंट्स हैं, हमारे जोड़ है, उनमें दर्द होता है, पेन इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में पेन होगा। और दूसरा क्या होगा, बोन वॉइस, यानी कि बोन क्रैकिंग वॉइस, हड्डी चटकने की आवाज आती है। ठीक है, ये होगा ऑस्टियोमिलेटिस। समझ में आ गई बात? तो देखो, तीनों बीमारियां हड्डियों से संबंधित हैं, विटामिन डी के कमी की वजह से। अब बात करते हैं कि जो विटामिन डी होती है, इसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं विटामिन डी के सोर्सेस। ठीक है, गुड मॉर्निंग तो अब नहीं हो रही है भैया, अब तो आपकी थोड़ी देर में गुड नाइट हो जाएगी। तो भाई सोर्सेज लिखते हैं अब हम लोग, सोर्सेज इसके विटामिन डी के। तो विटामिन डी जो है, इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है धूप। ठीक है, धूप भैया, सनलाइट, सनलाइट। क्यों? क्योंकि भाई आपको मैंने कल भी बताया था कि जब भी हमारी त्वचा पर धूप पड़ती है तो हमारी त्वचा में एक पिगमेंट होता है मेलेनिन। हमारी जो त्वचा है प्यारे बच्चे, हमारी त्वचा में एक वर्णक पाया जाता है, हमारी त्वचा में एक वर्णक पाया जाता है। इस वर्णक का नाम क्या है? हमारी स्किन के अंदर होता है एक पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं स्किन पिगमेंट। तो हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट का नाम है मिलेनिन। क्या है भाई? मिलेनिन। तो ये मिलेनिन जो होता है, ये क्या करता है? तो ये मिलेनिन हमारी त्वचा को रंग देता है। इसका काम क्या होता है? त्वचा को रंग देना। आपकी त्वचा का जो रंग है ना, वो यही देता है। ठीक है, प्रोवाइड कलर। ये हमारी त्वचा को क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यही मिलेनिन जो होता है, आपकी त्वचा के अंदर जब धूप पड़ती है, आपकी स्किन पर जब धूप पड़ती है, तो यही मिलेनिन एक्टिव होकर विटामिन डी भी बनाता है। तो यही विटामिन डी भी बनाता है हमारे अंदर। यही क्या करता है? विटामिन डी फॉर्मेशन करता है, यही विटामिन डी भी बनाएगा भाई। तो विटामिन डी को बनाने का काम भी इसी का होता है। तो ये जो मिलेनिन होता है, हल्की हल्की धूप में एक्टिव होता है ये। जब आपको विटामिन डी की कमी होती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि सुबह सुबह की धूप में बैठो, है ना, या तो सुबह की या शाम की। क्यों? दोपहर की धूप में क्यों नहीं बैठना? दोपहर की धूप में तो तुम जल जाओगे, इतनी तेज धूप होती है, उसमें तो जल जाओगे भाई।
तो और वहां पर दोपहर वाली धूप में अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाती हैं जो आपको त्वचा का कैंसर कर सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है जिनसे। इसीलिए दोपहर की धूप में कभी विटामिन डी मत लेना, तब तुम्हें विटामिन डी नहीं मिलेगी, फ्री में त्वचा का कैंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए सुबह की धूप, आप गर्मियों में तो 8 बजे तक की धूप काफी है, सुबह 7 बजे सूरज देवता पूरे चमक पड़ते हैं। और सर्दियों में तो भैया आप 10 बजे तक की जो धूप होती है उसको ले सकते हो, ठीक है। तो इससे, इस हल्की धूप से हमारी त्वचा में जो मेलेनिन होता है वो विटामिन डी का प्रोडक्शन करता है। तो इसीलिए धूप बहुत अच्छा सोर्स है किसका, विटामिन डी का। दूसरे नंबर पर दूध पियो भाई, दूध। अगर विटामिन डी की कमी लग रही है तो दूध पियो, कैल्शियम भी पूरा होगा और विटामिन डी भी। आगे है प्यारे बच्चे मांस, मीट खाया जाए भाई, मीट मांस। अब मांस में भी क्या, मांस में मछली का तेल खाया पिया जाए, मछली का तेल भी आप पी सकते हो। फिश ऑयल, पेपर में आता है कि मछली के तेल किस विटामिन का अच्छा सोर्स होते हैं, तो प्यारे बच्चे बताकर आओगे मछली का तेल होते हैं विटामिन डी का अच्छा सोर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं तो प्यारे बच्चे ये और किस में मिलती है, ये पनीर में भी मिलती है, पनीर चीज जो होता है उसमें भी देखने को मिलती है। तो इतने सारे सोर्सेज हैं इस विटामिन के, धूप है, दूध है, मांस है, हरी सब्जियां तो इसमें नहीं होगी बेसिकली, और पनीर हो गया। इन सब चीजों से आपको विटामिन डी प्राप्त होती है, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे बात करें, चलो अब हम लोग आगे बात करेंगे अगली विटामिन की, तो विटामिन ए। अब लास्ट विटामिन जो आपको पढ़नी है वो है विटामिन ए प्यारे बच्चे। तो आ जाओ भाई, एक और या सबसे लास्ट विटामिन, इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है। तो विटामिन ए जो होती है इसका रासायनिक नाम आपको पूछेगा, तो भाई इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। आप बताएंगे रेटिनोल, बहुत आता है पेपर में, रेटिनोल, ठीक है। तो रेटिनोल होता है विटामिन ए का केमिकल नेम, रेटिनोल, ठीक है। अब ये जो विटामिन ए है मैम, इस ये हमारे शरीर के लिए कौन से अंग के लिए अच्छी होती है, तो इसको गुड फॉर आईज भी बोलते हैं, गुड फॉर आईज। ये प्यारे बच्चे तुम्हारी सुंदर सुंदर आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी आंखों को सुंदर बनाती है, आंखों को रोशनी देने का काम करती है, तो ये आंखों के लिए अच्छी होती है प्यारे बच्चे। इसको आंखों की विटामिन भी कहते हैं, आंखों की विटामिन। आपकी आंखों को कौन सी विटामिन चाहिए, तो बताना ए चाहिए, ठीक है, विटामिन। तो कभी भी बोले ना ए क्या बोलती तू, तो तुम बोलना कि हमें तो भैया विटामिन ए खवाए जाओ जिससे हमारी आंखें अच्छी रहे, और मैं क्या बोलूं, तो भैया ए क्या बोलती तू, तो उसी में आ रही है विटामिन ए। तो हमें तो विटामिन ए चाहिए, वही हमारी आंखों को सुंदर बनाएगी, रोशनी बढ़ाएगी, जिससे हम सुंदर सुंदर नजारे इस संसार में देखेंगे। तो विटामिन ए आंखों के लिए बड़ी ही बेहतरीन होती है, ठीक है। अब देखो, ये जो विटामिन ए होती है ना, इस विटामिन के बारे में याद रखोगे कि ये हमारे यकृत में संचित होती है। वैसे तो ये जो वसा में घुलने वाली चारों विटामिन है, विटामिन ई, के और डी और ये प्यारे बच्चे ए, ये चारों विटामिन हमारे लीवर में स्टोर होती हैं। इन चारों में सबसे ज्यादा कौन स्टोर होती है, ए। तो लिख लीजिएगा, ये लीवर में संचित होती है, लीवर में संचित होती है। तो ये विटामिन ऐसी है जिसका संचय लीवर में होता है, तो ये हमारे लीवर में संचित होती है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है केवल ए, तो ए करके आना, लेकिन अगर मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख दूं कि कुछ कुछ मात्रा में चारों विटामिन है जो हमारे लीवर में स्टोर होती है, तो अगर चारों ऑप्शन करके दिया हुआ है एक ही साथ, तो फिर उसको सही करके आ जाना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, तो लिख लीजिएगा स्टोर इन लीवर, स्टोर्ड इन लीवर, तो हमारे लीवर में संचित होती है बेटा ये विटामिन, ठीक है। अब ये जो विटामिन होती है विटामिन ए, इसका अल्पता रोग क्या होता है, ये विटामिन अगर हमारे शरीर में कम हो गई तो क्या होगा भाई, तो आपको पता चल चुका है, आंखों से संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। ये विटामिन अगर हमारे शरीर में कम हुई तो आंखों से संबंधित हमें बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। किसमें पाया जाता है ये भी बताएंगे, अभी लिख लो,
तो भाई ये इसकी बीमारियां तो लिख लो, इसकी कमी से होने वाली बीमारियां। पहले नंबर पर है रतौंधी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं जिसको, नाइट ब्लाइंडनेस, जैसे दिन छिपेगा पूरी तरीके से अंधे हो जाएंगे भाई। नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात में या कम रोशनी में बिल्कुल दिखाई नहीं देता। क्या होता है ये? कम रोशनी में दिखाई नहीं देगा। कम रोशनी में तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, ठीक है, तो कम रोशनी में अंधे हो जाना, बिल्कुल अंधे हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। जरा सी रोशनी कम हुई, दिन छिपा, तो दिन छिपते ही अंधे हो जाते हैं लोग, इनको कम रोशनी में कुछ नहीं दिखाई देता। यही होता है रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अगली बीमारी कौन सी है भाई? तो अगली बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है, इसका नाम है प्यारे बच्चों, आप बताएंगे केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया, ठीक है, केरेटोमलेशिया, ये भी पूछा जाता है, तो लिखेंगे केरेटोमलेशिया। केरेटोमलेशिया, इसमें क्या होता है मैडम? तो केरेटोमलेशिया जो बीमारी होती है, इसमें तुम्हारी आंखों से धुंधली धुंधली इमेज दिखाई देती है, ब्लर इमेज बनती है, धुंधलापन आ जाता है आंखों में, ठीक है। तो आंखों में कैसापन आ जाता है? धुंधलापन, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, धुंधलापन आ जाता है हमारी आंखों में, ब्लर इमेज बनती है, ब्लर इमेज। अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो धुंधला धुंधला दिखेगा, है ना, या आपका कोर्निया जो है उस पर जाला जाला सा बनने लग जाता है, धुंधलापन आ जाता है आंखों में, केरेटोमलेशिया में भाई, ठीक है। और तीसरी बीमारी कौन सी होती है? तो तीसरी बीमारी है जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया, तीसरी बीमारी है भाई जीरोफ्थैल्मिया। अच्छा मैम, इसमें क्या होता है जीरोफ्थैल्मिया में? तो जीरोफ्थैल्मिया का एक और नाम है, जीरोफ्थैल्मिया का एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं? शुष्कता रोग भी बोलते हैं, शुष्कता रोग। मैम ये सब न्यू बुक में नहीं है बेटा, सारा चैप्टर होगा बुक में, जो जो मेन पॉइंट है बुक में वो दिए हुए होते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको क्लासेस से ही मिलती है, ठीक है। तो बुक में ये भी है, केमिकल नेम भी, बुक में ये बीमारियां भी दिया हुआ है, ठीक है। कई बुक्स में लिखा भी होता है कि लीवर में संचित होती है, ये सारी बुक सारी चीजें हैं बुक में, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते, आनुवांशिक रोग है वो तो मैंने तुम्हें बता दिया था। ब्लड कैंसर का कारण है कि हमारे शरीर में जब हमारी श्वेत रुधिर कोशिकाएं, जो हमारी WBC हैं, वो ज्यादा संख्या में बन जाए, उसी को कहा जाता है ब्लड कैंसर, ठीक है। केरेटोमलेशिया भी समझा दिया। जीरोफ्थैल्मिया में क्या होता है? तो जीरोफ्थैल्मिया को हम लोग शुष्कता रोग भी बोलते हैं, शुष्कता रोग भी कहा जाता है इसको, जीरोफ्थैल्मिया को शुष्कता रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारी आंखें जो होती हैं, एक तो ड्राई ड्राई सी हो जाती हैं, और दूसरा आंखों के अंदर काले काले धब्बे बन जाते हैं, जो आंखों का सफेद भाग है ना, इसमें काले काले धब्बे बन जाते हैं। तो काले धब्बे, आंखों के अंदर क्या होता है? काले धब्बे आना, तो हमारी आंखों में काले धब्बे आ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट इन आईज, ब्लैक स्पॉट इन आईज, हमारी आईज के अंदर काले काले से स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यही होता है जीरोफ्थैल्मिया। चलो दिखाती हूँ तुम्हें जीरोफ्थैल्मिया। तो जीरोफ्थैल्मिया जो होता है, ये आपकी आंखों से संबंधित बीमारी है, इसमें तुम्हारी आंखों के अंदर धब्बे धब्बे से आ जाएंगे, काले काले धब्बे धब्बे से, और ये धब्बे कॉर्नर से पड़ना शुरू होते हैं बेसिकली। जैसे कि देखो इस फोटो को, इस फोटो में दिखाया ना, ये धब्बे धब्बे से आने शुरू हो जाते हैं, ये होता है जीरोफ्थैल्मिया, ठीक है। चलो आओ अब आगे बात करते हैं, इस विटामिन के सोर्सेस क्या क्या हैं, यानी क्या खाएं मैडम जी जो ये विटामिन हमें मिले, क्या खाया जाए जो ये विटामिन हमें मिले, है ना। हाँ भाई आ जाओ, आओ आगे बात करेंगे। तो इस विटामिन के जो सोर्सेज हैं, अब उनकी बात करेंगे हम लोग, इस विटामिन के स्रोत क्या क्या हैं। तो भाई इस विटामिन के स्रोत है सबसे बेहतरीन, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, गाजर, कैरेट, बहुत बार आता है, ठीक है। गाजर हो गई, पपीता हो गया प्यारे बच्चे, पपीता, पपीते में सी भी पाई जाती है, ठीक है, मैंने बताया था। मिर्च हो गई प्यारे बच्चे, मिर्च, मिर्च यानी कि चिली,
या आप लोग बता सकते हो शिमला मिर्च वगैरह भी जो होती है उनमें भी होती है ये शिमला मिर्च, ठीक है। ये पके हुए आम में भी पाई जाती है, पका आम, यानी कि जो पीले रंग के फल और सब्जियां है ना उनमें ये बहुत होती है। राइपन मैंगो, जब आम पक जाता है तो पीला हो जाता है, ये उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। शिमला मिर्च कई रंगों की आती है, लाल, पीली, हरी, उन सब में होती है, ठीक है। और ये प्यारे बच्चे मछली में भी पाई जाती है, ये मछली में भी पाई जाती है, फिश में भी पाई जाती है, ठीक है। और ये गोल्डन राइस में भी पाई जाती है, गोल्डन राइस, सुनहरे चावल आते हैं उनमें भी होती है सुनहरे चावल। सुनहरे चावल में विटामिन बी भी होगी और विटामिन ए भी होगी, ए ज्यादा मात्रा में होती है सुनहरे चावल में, ठीक है। मछली में भी होगी, पके हुए आम में, मिर्च में, पपीते में। गाजर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गाजर बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और अगर हम आगे बात करते हैं कि इसके सोर्सेज और क्या हो सकते हैं, तो मछलियों में ना प्यारे बच्चे एक मछली है कोड फिश, कोड फिश, वो बहुत अच्छा सोर्स होती है इसका, कोड मछली। तो पेपर में पूछा जाता है कोड मछली किस विटामिन का सोर्स है, तो आप बताएंगे विटामिन ए का, ज्यादा ए का सोर्स होती है जो कोड मछली होती है, ठीक है। चलो तो भाई अब विटामिन आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक नए टॉपिक की तरफ, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब विटामिन से इतना कुछ पढ़ के जाना है आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के अंदर ही एक और नई चीज, कार्बोहाइड्रेट, जहां से आपको प्रश्न बनने की संभावना है। तो अब हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो आ जाओ बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ी सी स्पीड अब मैं इंक्रीज करूंगी आप लोगों के सामने, क्योंकि सिलेबस मैं सोच रही हूँ कि आपका इन्हीं अगले हफ्ते के बीच में खत्म हो जाए, यानी वेडनेसडे तक पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाए। तो आ जाओ प्यारे बच्चे, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये क्या है प्यारे बच्चे, शर्करा के अणु हैं। क्या है, शर्करा के अणु। समझ में आई बात, तो ये होते हैं शर्करा के अणु। तो दीज आर शुगर मॉलिक्यूल। कई बार आपने सुना है ना कि हमें चीनी कम खानी चाहिए, या चीनी में ग्लूकोज ज्यादा होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ गया तो शुगर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे जो शुगर है वही चीनी कही जाती है, तो चीनी को ही हम शर्करा बोल देते हैं एक तरीके से। तो प्यारे बच्चों ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये शर्करा के ही अणु है, यानी चीनी के ही अणु होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। समझ में आ गई। तो कभी भी पूछे कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, शर्करा के अणु है, ठीक है। मैम कैसे बनते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो प्यारे बच्चे जब आप कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला दो तो बन जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब मैम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, तो क्या इन तीनों को किसी भी अनुपात में मिला दें या एक निश्चित अनुपात में मिलाएं। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट को बनाएंगे तो देखो, कार्ब का मतलब कार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, और साथ में होती है ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट किसके अणु है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु है। और कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:2:1 के अनुपात में मिलाई जाती है तभी इनका निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, आप बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस अनुपात में मिलाने पर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। कार्बन कितना लेना है, 1%, ऑक्सीजन कितना लेना है, 2%, वो हाइड्रोजन कितना लेना है, 2%, और ऑक्सीजन कितना लेना है, 1%। तो जब इस अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो निर्माण होगा किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। आ जाओ मैम, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, तो प्यारे बच्चे ये तुरंत ऊर्जा देते हैं, तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। आपको अगर तुरंत ऊर्जा लेनी है तो कार्बोहाइड्रेट खा लो। कार्बोहाइड्रेट क्या 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 है मैडम,
फलों का जूस पियोगे तो कार्बोहाइड्रेट है उसमें, कुछ भी मीठा खा लिया उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज का पानी पी लिया उसमें कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी फल खा लिया उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो प्यारे बच्चे, जब तुम्हें तुरंत ऊर्जा चाहिए तो तुम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो। तो कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहे हैं? तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आई बातें? तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं भाई। ठीक है, मुझे पता था कि मैं वही देख रही थी कि देखूं कौन से बच्चे का मैसेज आता है। तो देखो आ गया, मैम आप सिलेबस खत्म करने के चक्कर में इतने तेज पढ़ाती हैं। भैया मैंने तो अभी तेज पढ़ाया ही नहीं है, बता दो मैंने तेज पढ़ाया कहाँ है? बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम तेज पढ़ाओ, आप स्लो पढ़ा रही हो। मुझे बता दो, अभी तक तुम्हारा आधा घंटा हो गया और आधे घंटे में मैंने तुम्हें बस ये 2 विटामिन कराई हैं। इनमें मैंने तुम्हें कौन सी चीज प्यारे बालक तेज पढ़ा दी है, बता देना मुझे। जो तुम ये मैसेज करते हो ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है फिर इन सब चीजों से। क्या मुझे एक बार सारे बच्चे बताएं, ये मैंने तुम्हें आधे घंटे में ये 2 विटामिन कराई हैं, इनके बारे में खूब तसल्ली से मैंने तुम्हें चीजें बताई हैं, तो क्या मैंने तुम्हें तेज पढ़ा दिया क्या? ये बता दो। मैंने एक बात क्या बोल दी यहाँ पे खड़े होके कि थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाऊंगी अब, क्योंकि सोच रही हूँ कि वेडनेसडे तक सिलेबस खत्म करा दूं। तो ये सोचा है मैंने अभी सिर्फ, और ये तुम्हें मैंने बात बता दी। बस यही तो प्रॉब्लम है, मैं इस बात को मन में रखती तुम्हें बताती ना। तुम खुश थे भाई, पढ़ा रही है मैडम, हमें पढ़ा रही है मैडम, पढ़ा रही है हमें। लेकिन अगर जहां मैंने आपको बोल दिया ये, तो भैया मुझे तो नहीं लगता कि मैं तेज पढ़ा रही हूँ। ऐसे क्या मैं एकदम एक एक चीज को एक एक मिनट तक लिखूं, एक एक मिनट तक समझाऊं? बोलो, ऐसा चाहते हो क्या? बताओ जल्दी से। मेरे ख्याल से तेज तो बिल्कुल नहीं पढ़ा रही बेटा, मैं बिल्कुल सही पढ़ा रही हूँ। मैंने इस लाइन को लिखते वक्त जरूर बोल दिया था कि थोड़ा सा तेज चलूंगी, लेकिन अभी तक भी मैं तेज नहीं चली हूँ। अभी तक भी मैं एक एक चीज को आपको समझा कर चल रही हूँ। तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, इस फैक्ट को अभी रुक के मैं समझा ही रही हूँ तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई? इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चे? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं हम लोगों को, हमें तुरंत ऊर्जा देते हैं। अगर हमें तुरंत ऊर्जा चाहिए ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट खाने पड़ेंगे। जैसे कई बार तुमने क्रिकेट मैच में देखा है, क्रिकेट मैच में जब क्रिकेटर खेलते हैं तो उनका ड्रिंक ब्रेक होता है। ड्रिंक ब्रेक में वो कुछ भी पीते हैं, जैसे फल खा लिया कोई भी, या फिर कोई भी जूस पी लिया, कॉफी पी ली, जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो पी ली। तो वो कुछ भी पी लेते हैं क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, और कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देंगे हमें हमारे अंदर जाकर। तो ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देते हैं। आगे हमने बात करी कि मैम जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सिलेबस खत्म करने में मुझे कोई जल्दी नहीं है प्यारे बच्चों। तुम लोगों के मैसेज आते हैं, मैम बायोलॉजी कब खत्म होगी, मैम जल्दी खत्म कर दो, रिवीजन करना है। मैं फिर भी नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो चीजें पेपर में आती हैं वो तो करानी ही करानी है ना? तो इससे इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा कि सिलेबस तुम्हारा जल्दी खत्म करूं, फिर देर में खत्म करूं। मुझे तो तुम्हें वो चीजें करानी है जो पेपर में आती हैं, वो चाहे कितने भी दिन में हो। लेकिन हाँ ये भी है कि ऐसा नहीं है पेपर तक लेकर गए, रिवीजन का टाइम भी तुम्हें देना है ना। चलो आओ, तो भाई अब हम लोग बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है मैडम जी, इनके अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, है ना? कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट को बना रही हैं। तो इनके बीच बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं मैडम? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट को जब हम बनाएंगे तो इनके अंदर कौन कौन से बंध होते हैं। तो मैंने बताया ना कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो इनके बीच में बॉन्ड पाए जाते हैं बेटा ऐसे। तो इन बॉन्डों को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इनका नाम है ग्लाइकोसिडिक बंध। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है किसको? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? आप बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट के अंदर होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? बताओ जल्दी से। तो कार्बन, हाइड्रोजन आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं प्यारे बच्चे? ये किससे जुड़े हुए होते हैं? कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं? तो आप लोग कहेंगे
ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, आंसर मार के आओगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। अच्छा मैम, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताएं हमें। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, कार्बोहाइड्रेट का अणु सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनका अणु सूत्र होता है, आप बताएंगे C6H12O6। क्या होता है मैडम जी, तो लिख सकते हो भाई CnH2nOn। ये होता है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला। मैम इस फॉर्मूले में तो कुछ समझ नहीं आया, फिर से बताओ। तो देखो बेटा, मैंने कहा था ना कि कार्बोहाइड्रेट जब बनेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बन चाहिए, ले आए कार्बन। हमें हाइड्रोजन चाहिए, ले आए हाइड्रोजन। हमें ऑक्सीजन चाहिए, ले आए ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कितना ही कार्बन, कितनी हाइड्रोजन, कितनी ऑक्सीजन ले आओ। भाई घर में जब तुम क्या बनाते हो, खीर बनाते हो, मान लीजिए तुम 4 लोगों के लिए खीर बना रहे हो, तो उसमें कुछ तुम चीजें जो डालोगे तो वो नाप तोल कर ही तो डालोगे। ऐसा थोड़ी है 10 किलो तो तुम ले आए दूध, 50 किलो तुम ले आए चावल, ठीक है, और भैया 1 धड़ी ले आए तुम शक्कर, चीनी, तब तुमने 4 लोगों की खीर बनाई है। ऐसा थोड़ी होता है। तो वो 4 लोगों की खीर जो होगी, मान लीजिए 2 किलो आपने दूध लिया, या अब उसमें बराबर मात्रा में चावल डाले, शुगर भी आप अपने अकॉर्डिंग डालोगे, तो तब जाकर वो खीर बनेगी। तो कार्बोहाइड्रेट जब बनाने हैं तो कार्बन भी फिक्स अमाउंट में लेना है। कितने अनुपात में, 1 अनुपात में। तो यहाँ पर जो n है ना, n यहाँ पर नंबर की संख्या है। नंबर की संख्या मतलब कि कार्बन कितना हो सकता है। और यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन का 2% लेते हैं, तो इसीलिए हाइड्रोजन के आगे 2n लगा हुआ है, और ऑक्सीजन के आगे फिर से n लगा हुआ है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको फॉर्मूले का दूं, तो प्यारे बच्चे C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर ही आपने बनाया है ग्लूकोज का फॉर्मूला। कैसे बनाया मैडम, तो Cn, n मतलब कोई भी संख्या, तो यहाँ पे C के साथ 6 संख्या है, यानी कार्बन के 6 अणु ले लिए। जितना कार्बन है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन है, क्योंकि अनुपात तो यही कहता है 1% अगर कार्बन है तो उसका डबल हाइड्रोजन है। तो भाई जब कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन 12 हो जाएगा, और जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि अगर कार्बन 1% है तो ऑक्सीजन भी 1% है, तो इसीलिए जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन है। तो ऐसे करके फॉर्मूला बन जाता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, समझ में आ गई बात। बाद में आपको भगा भगा कर 2 सेकंड के मतलब 2 गुना स्पीड में देखते हो, बिल्कुल वही तो मैं कह रही हूँ। बाद में चाहे तुम मुझे जब मैं ऐसे कर रही हूँ वैसे देख रहे हो, लेकिन अभी जी मैडम जी तेज ना पढ़ाएं बिल्कुल भी, है ना। चलो आओ, समझ में आ गई अब बातें। तो चलो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, आगे की तरफ अब हम बढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के कितने प्रकार होते हैं। मैम ये कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स पढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनके प्रकार पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं मैडम, 3 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से, पहले हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ठीक है, तो पहले है मोनोसेकेराइड, हिंदी में भी लिखेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, तो पहले है भाई मोनोसेकेराइड। ठीक है, और मैम दूसरा कौन सा है, दूसरे होते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड और दूसरा है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, ठीक है, और तीसरा होता है प्यारे बच्चे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हैं, आप बताएंगे 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, तो आपके सामने लिखे हुए हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, चलो आगे बात करें कि मैम ये जो मोनोसेकेराइड होते हैं ये कैसे कार्बोहाइड्रेट है। तो प्यारे बच्चे मोनो का मतलब होता है एक,
मोनो का मतलब एक, यानी इनके अंदर शर्करा का एक अणु होता है। ठीक है, तो लिख सकते हो भाई ये शर्करा के एक अणु है, ये शर्करा के एक अणु है, यानी यहाँ पर जो आपको शुगर का अणु मिलेगा वो एक ही मिलेगा। तो मोनो का मतलब होता है एक, बायोलॉजी में कहीं भी मोनो लिखा मिले उसका मतलब है एक, तो यहाँ पर शर्करा का एक अणु होता है। तो लिखेंगे भाई दीज आर सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल हैं प्यारे बच्चे, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, यानी इनके अंदर शर्करा का तुम्हें एक ही अणु देखने को मिलता है। किसके अंदर? मोनोसेकेराइड के अंदर। तो मैम यहाँ तो जगह ही नहीं बची, चलो आओ भाई पिछले पेज पर चलते हैं अब हम, क्योंकि यहाँ मोनोसेकेराइड के बारे में और चीजें बताऊंगी, जगह ही नहीं है। आ जाओ यहाँ पर आते हैं। चलिए अब तुम सुनते जाना मोनोसेकेराइड के बारे में। तो जो मोनोसेकेराइड है, एक पॉइंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं भाई कि मैम मोनोसेकेराइड जो है ये शर्करा के एक अणु है। तो हमने लिख दिया कि यहाँ पर अगर हमें शर्करा देखे तो शर्करा का एक अणु मिलेगा। ठीक है, शर्करा के एक अणु है, सिंगल मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो कभी भी आपको पेपर में आए कि जहां पर शर्करा का एक अणु होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोनोसेकेराइड। तो आप बता देंगे जहां पर शर्करा का एक अणु होता है उसको मोनोसेकेराइड कहा जाता है। मैम जी मोनोसेकेराइड का टेस्ट कैसा होता है? अगर इनको हम स्वाद करेंगे, इनका स्वाद लेंगे तो कैसे लगेंगे? तो भैया तुम्हें लगेंगे मीठे मीठे, जिंदगी का मजा खट्टे में है। तुमने वो सुना है गुलशन ग्लोवर का डायलॉग, जिंदगी का मजा ही खट्टे में है? तो भैया जिंदगी का मजा खट्टे में नहीं है, मोनोसेकेराइड का मजा मीठे में है। तो मोनोसेकेराइड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? मीठा मीठा होता है। ठीक है, स्वीट। पूछ ले कैसे लगते हैं टेस्ट में, खाने में कैसे लगेंगे? मीठे मीठे लगेंगे भाई। आ जाओ आगे बात करते हैं। अच्छा मैम जब इनको पानी में जाकर डुबा दें, हम इनको पानी में गिर दें ले जाकर, तो ये क्या करेंगे पानी के साथ? तो बेटा पानी में ले जाकर जब इनको गिरोगे तो पानी में घुल जाएंगे। जैसे एक गिलास पानी में तुमने चीनी डाली, चम्मच से हिला गेरी, घुल जाएगी चीनी। वैसे ही ये जो कार्बोहाइड्रेट है मोनोसेकेराइड पानी में घुल जाते हैं। तो जल में क्या होते हैं भाई? जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, वाटर सोल्यूबल है। तो ये तीनों चीजें तो तुम्हें इनके बारे में समझ में आ गई भाई। मोनोसेकेराइड के बारे में ये तीनों चीजें तो तुम्हें समझ में आ गई ना? बताओ जल्दी से। गोलगप्पे कैसे खाऊं डायलॉग। अच्छा, जिंदगी का मजा सब किस में है? खट्टे में नहीं है, मीठे में है भाई, मीठे में। आ जाओ अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब इनके एग्जाम्पल, ये है मेन जो पेपर में आएगा, ये है मेन जो पेपर में आएगा उदाहरण। ये मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल बताओ क्या क्या होंगे? मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल बताओ क्या क्या होंगे? तो प्यारे बच्चों जो मोनोसेकेराइड होते हैं इनके एग्जाम्पल हैं, लिख लो ग्लूकोज। ग्लूकोज भाई तुमने पिया है ना ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है वो क्या है? मोनोसेकेराइड। दूसरे नंबर पर है फ्रक्टोज, पेपर में पूछा जाएगा फ्रक्टोज। ठीक है, तो फ्रक्टोज जो होता है ये भी किसका एग्जाम्पल है? आप बताएंगे मोनोसेकेराइड का। आगे तीसरे नंबर पर है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज तो भाई प्यारे बच्चे ये जो गैलेक्टोज होता है ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी एग्जाम्पल है किसका? मोनोसेकेराइड का। तो मोनोसेकेराइड जो हैं ये तीन उदाहरण इनके बहुत अच्छे से तुम्हें याद करने हैं। ग्लूकोज पूछ ले कैसा कार्बोहाइड्रेट है, लगा कर आना मोनोसेकेराइड है। पूछ ले फ्रक्टोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है, लगा कर आना मोनोसेकेराइड है। पूछ ले गैलेक्टोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है, लगा कर आना मोनोसेकेराइड है। अच्छा मैम क्या और भी होते हैं? तो हाँ भाई, कभी तुम्हें पूछ ले डीएनए कैसी शर्करा है, तो भैया यही है। ठीक है, तुम्हें पूछ ले आरएनए कैसी शर्करा है, तो भैया यही है। तो डीएनए और आरएनए भी मोनोसेकेराइड ही होते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो ये 4-5 एग्जाम्पल हैं जो आपको पढ़ने हैं मोनोसेकेराइड में। अच्छा मैम थोड़ा सा ग्लूकोज के बारे में हमें बताओ, हमें थोड़ा सा ग्लूकोज के बारे में बताओ।
तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पेज खाली पड़ा है, भैया ये लाइन कभी मुझसे सीधी नहीं खींच सकती, तुम आ जाओ दूसरे पेज पर ही। देखो, कभी भी आपको पूछे कि ग्लूकोज के बारे में कौन कौन से पॉइंट है जो हमें पढ़ने हैं या याद करने हैं, तो जो ग्लूकोज होता है ना बेटा, इसको कहा जाता है ब्लड शुगर। ये है प्यारे बच्चे आपके रुधिर की शर्करा, आपके खून में यही होती है, तो ये है ब्लड शुगर, रुधिर शर्करा कहते हैं इसको। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम रुधिर शर्करा के नाम से जानते हैं, तो इसे ही कहा जाता है रुधिर शर्करा, ग्लूकोज को। ठीक है, और ग्लूकोज जो होता है प्यारे बच्चे, ये हमारी कोशिका का ईंधन भी है, इसी को कहते हैं कोशिकीय ईंधन। मैंने जब आपको श्वसन तंत्र पढ़ाया था तो वहां पर आपको समझाया था कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर पाया जाता है ग्लूकोज, और उसी ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर कोशिकाएं एनर्जी मिलती है, एनर्जी लेती हैं। तो भाई यही हमारा कोशिकीय ईंधन है, इसी को कहते हैं सेल ऑफ फ्यूल ऑफ सेल, इसी को कहा जाता है फ्यूल ऑफ सेल। हमारी कोशिकाओं का ईंधन है ये, हमें हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिल रही है ना, इसी ग्लूकोज के कारण मिल रही है, तो इसी को फ्यूल ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो, तो ग्लूकोज के बारे में इतना लिख लेना। आओ दूसरा एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बारे में भी पेपर में प्रश्न बनेगा भाई। जो फ्रक्टोज होता है इसके बारे में कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो प्यारे बच्चे ये फ्रक्टोज जो है ये भी एक तरीके का मोनोसेकेराइड है ना। श्री कृष्ण उनका सर्वनाश कर देते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैं ज्यादा पढ़ा देती हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा, 1 घंटे की क्लास होती है तो 1 घंटे में जितना हम कवर अप कर सकते हैं उतना ही मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ठीक है, शर्करा का रासायनिक नाम बेटा, शर्करा जो है इन्हीं को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम कार्बोहाइड्रेट या शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, ग्लूकोज का सूत्र क्या है मैडम? अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम थोड़ी देर के लिए मुझे लग रहा था सो गए थे। बेटा मैंने क्या लिख रखा है ये जरा बताना। ये जो ग्लूकोज है और ये ऊपर एक फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, हैं लिख रखा है ना, C6H12O6, और नीचे क्या लिख रखा है? ग्लूकोज। तो क्या हुआ ग्लूकोज का फॉर्मूला? तुम ही मुझे बताओगे अब जल्दी से। अगर तुमसे पेपर में पूछ ले कि जो ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ, तो तुम बताकर आओगे C6H12O6। पीछे अभी अभी लिखवाया तो था अणुसूत्र मैंने आपको, है ना भैया? मैंने अभी आपको लिखवाया तो था पीछे। तो ये है पूरी कहानी। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं। अब हम लोग अब आगे बात करेंगे कि ये जो फ्रक्टोज है इसके बारे में क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चे ये है भाई फलों की शर्करा, इसको कहते हैं फलों की शर्करा। कितना इजी है देखो, फलों की शर्करा है ये, यानी कि फैसे फल और फैसे फ्रक्टोज। तो कभी भी पेपर में पूछे कि जो भी तुम फल खाते हो, फलों के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो बताना फ्रक्टोज होता है फलों में। तो फैसे फल फैसे फ्रक्टोज, तो फलों के अंदर पाई जाती है फ्रक्टोज। ये प्यारे बच्चे शहद में भी मिलती है। कभी शहद खाया है? हनी कितना मीठा होता है, तो ये शहद में भी मिलती है, हनी में भी मिलती है बेटा ये। ठीक है, और इसके बारे में सबसे खास बात ये है भाई, शहद सबसे ज्यादा मीठा होता है। शहद अपने आप बहुत मीठा होता है। क्या कभी कोई शहद में चीनी मिलाकर खाता है क्या? क्या ऐसा कोई टैलेंटेड बच्चा है क्या जो शहद में चीनी मिलाकर खाता है? बताओ जल्दी। तो शहद में चीनी मिलाकर कोई नहीं खाता होगा, क्योंकि शहद तो अपने आप ही बड़ा मीठा होता है। तो शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? आप कहेंगे फ्रक्टोज पाई जाती है। तो प्यारे बच्चे ये जो फ्रक्टोज है ना, ये प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा है, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा। पेपर में आता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है प्राकृतिक रूप से, तो यही है फ्रक्टोज। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा है बेटा, स्वीटेस्ट शुगर है, नेचुरली स्वीटेस्ट शुगर है, यानी कि ये अपने आप ही बहुत मीठी होती है बेटा।
तो इसमें हमें चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरली स्वीटेस्ट शुगर है, नेचुरली स्वीटेस्ट शुगर होती है ये, ठीक है। तो अपने आप बहुत मीठी शर्करा है ये, प्रकृति ने ही इसको बहुत मीठा बनाया है। अब तुम फल खाते हो, फल फल भी मीठे होते हैं, फलों में यही होती है फ्रक्टोज, ठीक है। आपने शहद खाया, शहद में भी यही है, शहद कितना मीठा होता है। तो भैया ये सबसे मीठी शर्करा है। अब मैडम हमें आपने बता दिया कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। पेपर में आर्टिफिशियली पूछ ले, पेपर में पूछ ले कि कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन है, कृत्रिम मीठी शर्करा कौन सी है, यानी ऐसी शर्करा जो हमने बनाई है प्रयोगशाला में, जैसे हम चीनी को बनाते हैं गन्ने के जूस से। तो कृत्रिम मीठी शर्करा कौन सी है, आर्टिफिशियली स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है। तो आर्टिफिशियली स्वीटेस्ट शुगर जो है वो कौन सी है प्यारे बच्चे, आप लोग बताएंगे कि आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से जो सबसे मीठी शर्करा है वो है एस्पार्टेम। क्या है भाई, एस्पार्टेम, एस्पार्टेम कौन सी है, एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम जो होती है ये कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा है, एस्पार्टेम। हलवाई जब मिठाई बनाता है ना, या बाजार में जो चॉकलेट्स आती है, बाजार में जो केक आते हैं, बाजार में जो मिठाइयाँ आती हैं, उन सब में यही वाली शुगर डलती है, एस्पार्टेम। क्योंकि आप जो घर में चीनी यूज करते हो ना, ये घर वाली चीनी के तुम 100 चम्मच 200 चम्मच ले लो, और इस वाली चीनी का 1 चम्मच ले लो, बराबर है, बराबर है प्यारे बच्चे। तो लगभग ये 200 गुना मीठी होती है, जो घर में आप चीनी यूज कर रहे हो उससे ये 200 गुना मीठी होती है प्यारे बच्चे। इसका 1 चम्मच और घर वाली चीनी के 200 चम्मच बराबर है। समझ में आई बात। तो इसीलिए हलवाई इसी को यूज करते हैं, 1 चम्मच भर के इसी को डाल देते हैं मिठाई में, केक में, तो वो मीठे हो जाते हैं, ठीक है। सॉरी, समझ में आ गई भाई बातें। कीमे पाया जाता है, क्या कीमे पाया जाता है बेटा ये बताओ। अब एक बच्चा पूछेगा मैम फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी बता दो। तो प्यारे बच्चे सेम यही फॉर्मूला है फ्रक्टोज का भी, सेम यही, तीनों का यही फॉर्मूला है, C6H12O6। चाहे ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछे तब भी यही बताना है, फ्रक्टोज का पूछे तब भी यही बताना है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे ना। आ जाओ, लास्ट चीज और पढ़ा दूं तुम्हें, तीसरा एग्जाम्पल और पढ़ा दूं, गैलेक्टोज। तो इसका मोनोसेकेराइड का तीसरा एग्जाम्पल है गैलेक्टोज, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गैलेक्टोज के नाम से ही जानते हैं, गैलेक्टोज, ठीक है। अब ये जो गैलेक्टोज है ना, इसको कहा जाता है ब्रेन शुगर। क्या कहते हैं भाई इसको, ब्रेन शुगर कहते हैं, यानी कि ये है मस्तिष्क की शर्करा, ये हमारे मस्तिष्क का निर्माण करती है, तो इसको कहा जाता है मस्तिष्क की शर्करा, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रेन शुगर। पेपर में आएगा कौन सी शर्करा मस्तिष्क की शर्करा है, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये होती है, ठीक। आगे बढ़े, जो आपके घरों में चीनी है उसके 200 चम्मच और एस्पार्टेम के 1 चम्मच बराबर है, तो कौन ज्यादा मीठी हुई, एस्पार्टेम ज्यादा मीठी होती है, ठीक है। जो घरों में आप यूज करते हो वो प्यारे बच्चे किसका होती है, वो तो सुक्रोज है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन वो सुक्रोज वाली चीनी होती है, वो सुक्रोज वाली चीनी होती है, ठीक है। समझ में आई बात। चलो भाई, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मैम जो स्पर्म होते हैं, वीर्य सीमन होता है लड़कों के अंदर, उसमें कौन सी शर्करा होती है। तो बिल्कुल फ्रक्टोज बताकर चल सकते हो, ठीक है। तो ये जो फ्रक्टोज है ये शुक्राणुओं में भी पाई जाती है, शुक्राणु की शर्करा, ठीक है, ये शुक्राणु में भी होती है, स्पर्म में भी होती है। तो लड़कों के अंदर जो शुक्राणु बनेंगे फ्रक्टोज उसमें भी पाया जाता है, ठीक है। चलो, तो अब आप लोगों को मैंने बहुत सी चीजें बता दी हैं, ये आपने बिल्कुल अच्छे से एक बार रिवाइज करा रही हूँ, फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, ठीक है, डाइसैकेराइड के बारे में बताऊंगी।
विटामिन डी का केमिकल नेम सभी बच्चों ने बताया कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी जो होती है ये इसकी कमी से 3 बीमारी होंगी भाई, उंगलियों पे याद कर लो, रिकेट्स, ऑस्टियोमिलेटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, नाम याद कर लो, काफी है, यही पेपर में आते हैं। फिर इसके सोर्सेज की बात करी थी तो सोर्सेज भी बड़े मजेदार हैं। धूप में बैठो, दूध पियो, मांस खाओ। प्यारे बच्चे, आप लोग क्या कर सकते हैं, मछली वगैरह ये खा सकते हैं, और आप लोगों को पनीर वगैरह जो है ये सोर्सेज लेना है, तो विटामिन डी मिलेगी। विटामिन डी का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा स्रोत होती है धूप। ये कुछ भी नहीं मिल रहा तो धूप में बैठो सुबह और शाम की। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है भाई? ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है मैम आपने खनिज पदार्थ नहीं पढ़ा है। बेटा खनिज पदार्थ से कोई क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, आपको जिसको बोलना है आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो खनिज पदार्थ, अभी ये चैप्टर वैसे खत्म भी नहीं हुआ। जो मेन है जैसे कि जिंक पूछ लेगा, आयोडीन पूछ लेगा, ये मैं चैप्टर के लास्ट में लिखवाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, पहले हम वो सब चीजें करते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे पहले विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं, दूसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये है सारी चीजें। आ जाओ आगे बात कर रहे हैं हम लोग। अब मैंने आपको बताया विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनोल। ये विटामिन जो होती है इसको आंखों के लिए अच्छी विटामिन भी कहते हैं। इसकी जो मात्रा है वो आपके लीवर में भी स्टोर होती है, लीवर में संचित होती है ये। और प्यारे बच्चे, इसकी कमी से 3 बीमारियां होती हैं। विटामिन डी की कमी से भी 3 हो रही थी, और विटामिन ए की कमी से भी 3 होती हैं। पहली है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रात में अंधापन आ जाता है भैया। दूसरी थी क्या? दूसरी थी किरेटोमलेशिया, आंखों से धुंधला धुंधला दिखेगा, धुंधलापन। और भैया तीसरी थी जीरोफ्थैल्मिया, आंखों में काले काले धब्बे आ जाते हैं आप लोगों की। अब मैम क्या खाया जाए जो विटामिन ए मिल जाए? तो विटामिन ए जो मिलेगी इसमें आप लोग याद कर सकते हो कि गाजर खाओ दबाकर। और अब तो ये जो गाजर चल रही है ना, विलायती गाजर, ये बहुत अच्छा सोर्स होती है, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी है ये। ठीक है, तो पीले या नारंगी रंग के फल और सब्जियां बहुत अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन ए का। गाजर खाओ, पपीता खाओ, आम खाओ, भैया एक मछली आती है कोड मछली, वो खाना चाहते हो तो खाओ। ठीक है, और शिमला मिर्च वगैरह खाओ, तो ये सब होते हैं। गोल्डन राइस खाओ, ये सब विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा देखो, खुशी बोल रही है कि मैम क्लास के लास्ट 10 मिनट में सारा रिवीजन करवा दो या करवा दिया करो, ऐसे कुछ बोल रही हैं। प्यारे बच्चे, मैं वही तो करा रही हूँ आपको, मैं वही तो करा रही हूँ। 10 मिनट की जरूरत नहीं है रिवीजन करने के लिए। लो हो गया रिवीजन तुम्हारा। आओ अगली बात करी कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? शर्करा के अणु होते हैं भैया, शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। मैम शुगर क्या होती है? शुगर ही कार्बोहाइड्रेट होती है, कैसे भी बोल लो। तो कार्बोहाइड्रेट, जो भी तुम शुगर खाते हो, शर्करा खाते हो, वो कार्बोहाइड्रेट ही है। हर मीठी चीज जो तुम खा रहे हो वो कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, जो भी तुम फल खा रहे हो उसमें जो मिठास है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। समझ में आई बात? कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं? तो कार्बन ले आओ, ऑक्सीजन ले आओ और हाइड्रोजन ले आओ, तीनों को मिला दो। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों को मिला दो। कितने अनुपात में मिला दो? 1:2:1 के अनुपात में मिला दो, तो बन जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। मैम कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये, इनके बीच में जो बंध होते हैं वो कौन से बंध है? तो बताना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो CnH2nOn होता है। ठीक है, समझाया भी था अभी अभी मैंने आपको। क्या काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट? तो आप लोग बोलते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत ऊर्जा देते हैं। जैसे आज मेरी एनर्जी डाउन लग रही होगी, कल भी लग रही थी, मैंने बताया कि मेरी तबीयत खराब चल रही है, आपको दिख भी रहा होगा कि मुझे कोल्ड हो रहा है, और कोल्ड के साथ साथ हल्का सा बॉडी में मतलब आलस या कुछ भी कह लो कि कोल्ड की वजह से एनर्जी कम है मेरे अंदर, और मैं ठंडी चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि ग्लूकोज वगैरह पी नहीं सकती हूँ। फिर भी मैंने बहुत कुछ चीज़ें खाई हैं तो मुझे एनर्जी मिल रही है, जिससे मैं आपको बोल रही हूँ और पढ़ा रही हूँ। तो अगर मुझे तुरंत ऊर्जा चाहिए, इस वक्त मुझे बहुत तगड़ी प्यास लग रही है,
तो अगर मुझे तुरंत ऊर्जा चाहिए तो मैं कुछ ग्लूकोन डी वगैरह अगर पी लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छे से एनर्जी आ जाएगी मेरे अंदर। या कोई फलों का जूस पी लेती हूँ, केला खा लेती हूँ, सेब खा लेती हूँ, कोई भी फल खा लेती हूँ, तो मुझ में एनर्जी आ जाएगी तुरंत। तो तुरंत ऊर्जा देते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम लोग कि मैम कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया जी 3 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। अब हमने बात करी कि मैम मोनोसेकेराइड क्या है, तो मोनोसेकेराइड में शर्करा का केवल एक ही अणु होता है और ये स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। मैम इनको पानी में घोले तो घुल जाएंगे पूरी तरीके से। और इनके एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं, रुधिर शर्करा कहते हैं। ये आपके रुधिर में पाई जाती है, कि खून में होती है हमारे, तो रुधिर शर्करा कहते हैं। और ये हमारी कोशिका का ईंधन है, इसीलिए इसको कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रक्टोज की। तो भैया फ्रक्टोज जो होती है ये कहाँ कहाँ होती है? फलों में होती है, शहद में होती है और शुक्राणुओं में होती है। 3 जगह होती है और नेचुरली प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शुगर होती है। ठीक है भाई, सबसे मीठी शुगर होती है। ठीक है, फिर हमने बात करी कि कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शुगर एस्पार्टेम होती है, एस्पार्टेम, जो कि घर में यूज की जाने वाली चीनी से लगभग 200 गुना मीठी होती है। फिर हमने बात करी गैलेक्टोज की, जिसको कहा जाता है मस्तिष्क की शर्करा, यानी कि ब्रेन शुगर। ये किस में होती है बेसिकली? तो ये आप लोगों को कहाँ मिलती है? तो ये मिल्क में मिलती है, थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में दूध में मिलती है। ठीक है, थोड़ी मात्रा में। वैसे तो दूध में गैलेक्टोज होगी, सॉरी जो दूध है उसमें होगी लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में गैलेक्टोज भी दूध में मिलता है। तो लिख सकते हो कुछ मात्रा में। अभी सोचो कि मैम दूध में तो ये भी बताइए और वो भी बताइए, सम अमाउंट, ये कुछ मात्रा में दूध में भी होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आई बातें? बताओ जल्दी से अब। एस्पार्टेम के बिल्कुल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, यही तो शुगर वगैरह बढ़ाता है। कई बार बोलते हैं ना बाहर की मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए या ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, तो एस्पार्टेम जो है ये कर सकता है कई बार नुकसान। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीज़ें हो गई समझ में, आ गई आप लोगों को। तो अब टाइम भी हो चला है, कल की क्लास में मैं आपको डाइसेकेराइड के साथ चीज़ें पढ़ाऊंगी। डाइसेकेराइड, कल की क्लास में मैं आपको डाइसेकेराइड के साथ चीजें कराऊंगी और कल ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, डाइसेकेराइड, तो कल की क्लास में हम लोग करेंगे डाइसेकेराइड। ठीक है, समझ में आ गई कहानी भाई पूरी? चलो, तो अब आप लोगों को रिवाइज भी करा दिया है, आप लोगों को थोड़ा ही पढ़ाया है, ज्यादा नहीं पढ़ाया। मैम मेरी बात भी सुन लीजिए, प्रशांत मैं बिल्कुल सुन रही हूँ तुम्हारी बात भी, मैं सबकी बात सुन रही हूँ, क्योंकि तुम बोल ही तो रहे हो, लिख थोड़ी रहे हो। मैं सबकी बात सुन रही हूँ, सबकी बातें मेरे अंदर, मेरे कान के अंदर जा रही हैं। बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लो, उससे कर सकते हो तैयारी। बाकी जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़ो। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बातें? चलो, तो भाई धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।